So good afternoon, Anuradha, Sudhanshu. This is class number 8, Company Analysis Past and Present. Yes, good afternoon, Aman, Saurav, Akshara, Sashank. Okay, chaliye. So a few things are left to be discussed in this LOS number D, Operating Profitability and Working Capital Analysis. इसमें देर आर अ फ्यू थिंग्स लेफ्ट, एक एक करके उसको पकड़ते हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू गो इनटू इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है, सो कॉपी में प्लीज़ लिखिए, कॉपी में हेडिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज. आई होप यू आर राइटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज. कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज. तो एक्सप्लेन कर रहा हूं. जो अपना 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट था, एक था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, रेंट, डिप्रिसिएशन याद होगा. एक था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, SG&A, ठीक है ना. और एक था बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट. तो आपको ध्यान होगा एनालिस्ट को फोरकास्ट करने के लिए तीनों में से कौन सा सबसे हेल्पफुल होगा. अगर एनालिस्ट फोरकास्ट करना चाह रहा है फ्यूचर में कॉस्ट क्या लगेगा, तो विच क्लासिफिकेशन विल बी मोस्ट यूजफुल टू द एनालिस्ट. यू कैन रिप्लाई अमित केडिया, प्रिया, हिमांशु, भूमि. यू कैन रिप्लाई कौन सा क्लासिफिकेशन विल बी मोस्ट यूजफुल फॉर द एनालिस्ट. बिहेवियर, थर्ड वाला, वेरिएबल और फिक्स्ड, करेक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली वो मिलता नहीं है यूजुअली, बिकॉज वेरिएबल और फिक्स्ड के हिसाब से IFRS और US गैप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड. दे आर प्रेजेंटेड फंक्शन वाइज, दे आर प्रेजेंटेड नेचर वाइज. अनुप्रिया का आंसर रॉन्ग था, बाकी सबका राइट था. ओके, सभी जन ने बोला था कि सर बिहेवियर यानी टाइप 3, उसके हिसाब से एनालिस्ट के लिए सबसे इजी पड़ेगा फोरकास्ट करना. केवल अनुप्रिया ने रॉन्ग बोला था. सर आप इस तरह से हाईलाइट क्यों करते हैं? जो लोग रॉन्ग बोलते हैं, जो लोग राइट बोलते हैं, उनको तो हाईलाइट नहीं करते. ऑफ कोर्स मैं हाईलाइट जानबूझ का उनका ही करता हूं जिनका रॉन्ग आंसर आता है, सो दैट दे बिकम मोर सचेत. ठीक है, तो और अपना दिमाग और लगाएं. तो ये डिक्टेट भी किया था कि बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज़ द वन दैट द एनालिस्ट रिक्वायर्स, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रह जाएगा और वेरिएबल जो है वो आउटपुट के अनुसार स्केल अप हो जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाट इट हैपन्स. ना उस पर अपने कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो ये जो डिस्कशन चल रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, दिस रिक्वायर्स अस टू फोकस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन बिहेवियर. लिख दीजिए पॉइंट नंबर 1, दिस टॉपिक रिक्वायर्स अस. पॉइंट नंबर 1, दिस टॉपिक रिक्वायर्स अस टू फोकस. This topic requires us to focus on expense classification. This topic requires us to focus on expense classification of type 3. Expense classification of type 3, that is behavior with respect to output. Expense classification of type 3, that is behavior with respect to output. कि आउटपुट चेंज होने से कॉस्ट कैसे चेंज होता है, वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड. बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट डैश वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड, डैश वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड, वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड. ओके, फुल स्टॉप. ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिएगा. 2 कंपनीज है. मैं जानबूझ के फिगर्स वही लूँगा जो मैंने फर्स्ट क्लास में लिया था LOSD का, कि अगर आप ध्यान करें या कॉपी में देखें तो वहाँ पे 1000 रेवेन्यू था. 1000 वाज द रेवेन्यू. मैं टाइप 3 का बात कर रहा हूँ. वेरिएबल कॉस्ट शायद 400 था. वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से जो आता है उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट मेरे ख्याल से 400 था, तो आ गया था अपना EBIT 200. करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? मेरे को यही याद आ रहा है. रेवेन्यू जो है 1000 था, लेस वेरिएबल कॉस्ट 400 किए थे, तो कंट्रीब्यूशन आ गया था 600. लेस किए थे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, तो उस केस में आ गया था अपना EBIT 200.
और मेरे को अभी EBIT के बाद से मतलब है नहीं, बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ओके। तो वो वाले नंबर्स के साथ अपना दोस्ती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब वही फिगर्स को यूज़ करते हुए मैं दो सिचुएशंस ले रहा हूँ, एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है। ध्यान दीजिए, एक कंपनी ए है, दूसरा कंपनी बी है। ओ, स्टूडेंट्स बोल रहे वेरिएबल कॉस्ट 200 था, फिक्स कॉस्ट 600 था। दैट्स ओके, ठीक है, बढ़िया बात है। वेरिएबल कॉस्ट 200 था, फिक्स कॉस्ट 600 था, तो 1000 माइनस 200 अपना 800 आया था कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस 600 किए थे, 200 आया था EBIT। ठीक है ना, दैट्स फाइन। 1000 में से 200 लेस किए थे वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आया था 800, फिर अपने फिक्स कॉस्ट लेस किए थे 600, तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 200। ठीक है ना, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या बोलोगे उसको देख के, इस कंपनी का जो आपके कॉपी में टाइप 3 वाली कंपनी है, उस कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है या वेरिएबल कॉस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है? किसका प्रपोर्शन ज़्यादा है? मेरे एग्जाम्पल में फिक्स कॉस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है या वेरिएबल कॉस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है? फिक्स कॉस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है, ओके। वो 600 था जबकि वेरिएबल कॉस्ट 200 था। फिक्स कॉस्ट 600 था, वेरिएबल कॉस्ट 200 था, फिक्स कॉस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, उसी को पकड़ते हैं, चलिए। सो अब मैं थोड़ा और कैलकुलेशन करवाऊंगा, एक सेकेंड। ओके, पॉइंट नंबर 2, refer to class number 6 type 3 income statement. Revenue 1000, total variable cost 20% of revenue 200, contribution 80% of revenue 800, operating fixed cost 600, operating profit EBIT 200। तो वही फिगर्स लिखा है जो पहले लिखा था हमने। ठीक है, अब सपोज रेवेन्यू गोज अप बाय 20%, रेवेन्यू 20% बढ़ गया, तो नया वाला रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू 20% बढ़ गया तो नया वाला रेवेन्यू क्या होगा? 1200। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेट कर रहा हूं आपका। यस प्लीज, नया वाला रेवेन्यू 1200 हो गया और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेट कर रहा हूं, किसी का जवाब आया नहीं है अभी तक। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? किसी का जवाब आया नहीं है अभी तक। क्रिश कुछ और ही उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 240, 200, उसको भी 20% बढ़ा दिए, 240 प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया वो। तो इन दैट केस अपना कंट्रीब्यूशन 80% ऑफ 1200, कंट्रीब्यूशन 80% ऑफ 1200 या फिर 1200 माइनस 240 960। ओके, कंट्रीब्यूशन 80% ऑफ 1200 दैट इज 960। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम बिकॉज वो फिक्स्ड कॉस्ट है, आउटपुट के चेंज होने से वो चेंज नहीं होता है। तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है? 360। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 360। समर्थ 720 क्या बोल रहे हैं? कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? समर्थ 720 क्या बोल रहे हैं? कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने? पता नहीं 720 क्या बोल रहे हो वो लोग, गॉड नोस, कुछ भी बक रहे हैं।
ओके, रेवेन्यू जो है 1200 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट जो है 20% और 1200 240, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 80% और 1200 विच इज 960. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 600, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 360. ठीक है ना. सो यू विल फाइंड दैट इस एग्जाम्पल में रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 20%, EBIT has gone up by 360 minus 200 by 200 into 100, कितना परसेंट. EBIT कितना बढ़ गया, 360 minus 200 by 200 into 100. EBIT has gone up by what percentage? जो सेल्स है ना वो 20% बढ़ा है, और अपने अज्यूम करें ये जो सेल्स बढ़ा है ना ये प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा है, क्वांटिटी की वजह से बढ़ा है. क्वांटिटी के वजह से बढ़ा है ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि प्राइस के वजह से बढ़ता तो वेरिएबल कॉस्ट उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा. क्वांटिटी की वजह से बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा. तो EBIT 80% बढ़ा है, 80%. EBIT हैज गॉन अप बाय 80%. सो व्हाट इज द इलास्टिसिटी? व्हाट इज द इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. इलास्टिसिटी ऑफ EBIT with respect to sales, that is equal to 80 divided by 20 equal to 4. Elasticity is 4. तो elasticity वर्ड सुना होगा आपने, मैं अपना स्क्रीन से फेस हटा रहा हूँ. इलास्टिसिटी वर्ड आपने सुना होगा. इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन y डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन x. x और y चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन क्या स्टडी कर रहे हैं. जबकि स्लोप होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. इलास्टिसिटी होता है परसेंटेज चेंज बाय परसेंटेज चेंज. तो 80 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 4. ये जो इलास्टिसिटी है ना ऑफ EBIT विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL, या फिर सॉफ्टली उसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल सकते हैं, बट टेक्निकल टर्म है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज द इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू रेवेन्यू. अगर रेवेन्यू चेंज होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या स्पीड से चेंज होगा, दैट इज कॉस्ट कॉल्ड इलास्टिसिटी. नाउ व्हाई इज इट 4? इतना ज़्यादा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 600 का 600 ही है. देखो कौन अपने को फ़ायदा दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट फ़ायदा दी है कि रेवेन्यू बढ़ गया पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या रह गया, सेम. ओके, रेवेन्यू बढ़ गया, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रह गया, सेम. इनफैक्ट एक बार प्लीज़ इमेजिन करो कि फिक्स्ड कॉस्ट 0 है. एक बार इमेजिन करो कि फिक्स्ड कॉस्ट 0 है, तब तो अपना EBIT पहले 800 है बाद में 960 है. प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार इमेजिन कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट 0 है. फिक्स्ड कॉस्ट अगर 0 है तो जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ वही तो EBIT हो गया ना. तो उस केस में वो जो 800 से 960 कितना परसेंट चेंज हुआ है, 20%. और ऊपर में रेवेन्यू कितना चेंज हुआ, 1000 से 1200, 20%. तो 20% रेवेन्यू चेंज होने से 20% EBIT चेंज हो रहा है, तब तो इलास्टिसिटी 1 हो गया. तब तो इलास्टिसिटी 1 हो गया. कैन यू सी इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़. अगर आप फिक्स कॉस्ट को 0 मान लेते हो तो जो कंट्रीब्यूशन है वही अपना EBIT है. तो उस केस में रेवेन्यू के 20% बढ़ने से जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 20% बढ़ रहा है, यानी इलास्टिसिटी इज 1. इलास्टिसिटी इज 1. तो इसका मतलब y is operating leverage more than 1. Operating leverage is more than 1 due to the presence of operating fixed cost. Operating leverage is more than 1 due to the presence of operating fixed cost. तो जिन भी कंपनीज में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है दे हैव अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज. जिन कंपनीज में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है दे हैव अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज. सर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनी, एग्जाम्पल एयरलाइन कंपनीज, एग्जाम्पल होटल कंपनी. ओके, होटल कंपनी, एयरलाइन कंपनी, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी, इन सब में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. सो देयरफॉर अगर सेल्स शूट अप करता है, डिमांड बढ़ जाए तो प्रॉफिट उस रेट से नहीं भागेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रेट से भागेगा.
प्रॉफिट उस रेट से नहीं भागेगा, प्रॉफिट ज्यादा रेट से भागेगा, उसको अपने ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। एज एन एनालिस्ट हम लोग केयरफुल रहते हैं कि हम लोग देखते हैं कंपनी में सेल्स बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। ऐसी कंपनी जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर सेल्स गिरने वाला है तो प्रॉफिट उतना से नहीं गिरेगा, प्रॉफिट उसका 3 गुना 4 गुना परसेंटेज से गिरेगा। और सेल्स बढ़ने वाला है तो प्रॉफिट उतना परसेंट नहीं बढ़ेगा, 3 या 4 गुना उतना परसेंटेज से बढ़ेगा। तो मतलब हाईली सेंसिटिव हो जाता है वो कंपनीज, ठीक है। तो इसका मतलब रिस्क वैसे गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल्स बढ़ने वाला है खराब होने वाला है। अगर आप पूछेंगे सर ऑपरेटिंग लेवरेज इज गुड और बैड, आई कांट से, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर सेल्स आर गोइंग टू राइज और फॉल। इफ सेल्स आर गोइंग टू राइज, आई लव ऑपरेटिंग लेवरेज। इफ सेल्स आर गोइंग टू फॉल, आई वुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है। और ऑपरेटिंग लेवरेज किसका हाई है? जिसका फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन हाई है। ऑपरेटिंग लेवरेज किसका हाई है? जिसका फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन हाई है। ओके, तो डिफाइन कर दे। So, OL, operating leverage, arises due to the existence of operating fixed costs in business. Operating leverage arises due to the existence of operating fixed costs in business. Operating fixed costs like rent, like staff salary, like depreciation, इन सब की वजह से जिन भी कंपनीज में ये सब ज़्यादा है, इसका मतलब उनमें लेवरेज ज़्यादा है, उनमें यू शुड बी रियली वरीड अगर सेल्स गिरने वाला है। अगर सेल्स गिरा तो प्रॉफिट उतना परसेंटेज नहीं गिरेगा, माने सेल्स 20% गिरा तो प्रॉफिट 80% गिर जाएगा, वैसा वाला हाल होगा। और अगर सेल्स बढ़ा तो मजा है। ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसा एम्पेरिकल स्टडी किया गया है CFA इंस्टीट्यूट द्वारा। CFA इंस्टीट्यूट कैरिड आउट अ स्टडी एंड CFA इंस्टीट्यूट फाउंड दैट अगर ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत सारा सम्स डाल देना, जैसा बाकी करिकुलम में होता है, BCom में भी होता है, CA में भी होता है, CS में भी होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी होता है, ACCA में भी होता है, CMA में भी होता है। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत सारा सम्स डाल दे, सम्स, तो स्टूडेंट लोग 20, 50, 100, 150, 200 सम्स कर लेते हैं, बट यू नो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। उनको केवल सम्स करना याद रह जाता है, बट रियल लाइफ में जब कंपनीज को देखते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए CFA इंस्टीट्यूट ने लेवरेज चैप्टर को प्री रिक्विजिट में डाल दिया कि तुमको बहुत सम्स करने का मन है, जाओ प्री रिक्विजिट कर लो। और यहाँ पे केवल उसका इम्प्लीकेशन डाला कि फील करो प्लीज़, होटल में क्या होगा, ऑटोमोबाइल में क्या होगा। कोविड के बाद होटल का बिजनेस ठप हो गया था कोविड में, और उसके बाद जाके पूरा रिकवरी हुआ। तो यू कैन अंडरस्टैंड इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप, कितना जोर का ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा हुआ। ठीक है, सेम चीज ऑटोमोबाइल के साथ, ऑटोमोबाइल का डिमांड पूरा ठप हो गया था कोविड में, उसके बाद जब जंप हुआ तो 2022 में, 23 में, 24 में कितना जोर का जंप हुआ मारुति के प्रॉफिट्स में। ठीक है, दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज इन प्रैक्टिस। ऑपरेटिंग लेवरेज इन प्रैक्टिस। तर सभी फॉर्मूला बताइए ना, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बता दिए हैं, 80% बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, दैट्स द फॉर्मूला। इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन Y डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन X, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग लेवरेज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, रेवेन्यू 1000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ रेवेन्यू 600, therefore contribution 40% of revenue, that is 400, less operating fixed cost 200, so operating profit 200। प्रॉफिट का सिंबल पाई होता है, पाई। तो कोई घबराना मत सर, आपने ऑपरेटिंग के बाद क्या लिखा है? पाई लिखा है, पाई 22/7 जो होता है, दैट्स अ सिंबल फॉर प्रॉफिट। मेरा हैबिट है लिखना वो।
तो मैंने सेम फिगर लिया है, कंपनी का रेवेन्यू सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है, देखो कंपेरेबल है, पर इस बार फिक्स्ड कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली अगर इस कंपनी का रेवेन्यू 20% जंप करता है, 20% जंप करता है रेवेन्यू, तो 1200 हो गया। प्लीज़ हेल्प, व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट? व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट? 60% ऑफ 1200। व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट? 60% ऑफ 1200। व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट? 60% ऑफ 1200, 720। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन? 40% ऑफ 1200। कॉन्ट्रीब्यूशन 40% ऑफ 1200, 480। कॉन्ट्रीब्यूशन 40% ऑफ 1200, 480। Operating fixed cost remains the same, 200. Operating fixed cost remains the same. Operating profit is equal to 280. 280 कितना परसेंटेज बढ़ा? 200 से 280 is what percentage? 200 से 280 is what percentage? 200 से 280 is what percentage increase? 200 से कोई चीज़ 280 हो गया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 40%। 200 से 280 is 40% increase. Therefore, elasticity of EBIT with respect to sales is equal to DOL is equal to 40 by 22. तो ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आ रहे हैं, 20% से सेल्स बढ़ा पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40% से बढ़ा। सो द लेवरेज इज 2। पिछले वाले में लेवरेज क्या था? 4। यहाँ पे लेवरेज इज 2, पिछले वाले में लेवरेज इज 4। इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस रिस्क किस कंपनी में कम है? सेकेंड कंपनी में बिजनेस रिस्क कम है, बिकॉज रिस्क का मतलब होता है वॉलेटिलिटी। रिस्क का मतलब होता है वॉलेटिलिटी। तो धंधे में रिस्क किसके कम है? सेकेंड वाले के धंधे में रिस्क कम है। बट रिस्क अगर कम है तो फायदा भी कमती उठा पाएगा। अगर रेवेन्यू बढ़ा तो इसका प्रॉफिट कमती से बढ़ेगा, फर्स्ट वाले का प्रॉफिट ज़्यादा से बढ़ेगा। पर अगर रेवेन्यू गिरा तो इसका प्रॉफिट जोर से गिरेगा, फर्स्ट वाले का प्रॉफिट धीरे से गिरेगा। समझ गए? सो दैट्स अ सेटअप ऑफ द बिजनेस मॉडल। योर चॉइस कि आप कैसा लोगे स्ट्रक्चर। सपोज कोई पर्सन को जगह रेंट पे लेनी है, जगह रेंट पे लेनी है, और वो पर्सन रेंट पे जगह कैसे लेता है? रेंट को कर देता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। बोलता है जो रेवेन्यू आएगा हम उसका परसेंटेज आपको देंगे। तो उस केस में रेंट वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो वो लेवरेज कम कर रहे हैं। और कोई पर्सन अगर रेंट जो है वो फिक्स्ड रेंट पे लेता है तो उस केस में ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो गया? हाई। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो गया? हाई। ओके, सिंपल बिजनेस डिसीजन। यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट रेवेन्यू गोइंग अप और लेस कॉन्फिडेंट? अगर आप मोर कॉन्फिडेंट है, मैं ट्यूशन सेंटर लेने जा रहा हूँ, मेरे को लगता है स्टूडेंट्स बहुत जोर से बढ़ने वाले हैं, तो मैं रेंट फिक्स्ड रखूँगा, बिकॉज मैं उसको ज़्यादा क्यों दूँ जब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो। पर अगर मेरे को लगता है नहीं यार रिस्की है, क्या पता गिर जाए, तो मैं उस केस पे बोलूँगा यार रेंट एक काम करना, पर स्टूडेंट्स के हिसाब से रेंट ले ले। ठीक है, तो दैट बिकम्स अ चॉइस। ओके, सो दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, ऋषभ गुप्ता इज आस्किंग DOL में D का फुल फॉर्म क्या है? डिग्री, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और वो फुल फॉर्म कोई काम नहीं आएगा। रौनक पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOL? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आई थिंक मैंने लिखाया था, लेट मी चेक। नहीं लिखाया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। दीज आर माई ड्रॉबैक्स एज अ टीचर। मेरे को फुल फॉर्म ये सब लिखाने में आनंद नहीं आता है, तो आई टेंड नॉट टू डिक्टेट देम। ओके, सो देर इज अ पर्टिकुलर केस स्टडी विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। ये जो केस स्टडी है, दिस इज ऑफ, ये जो केस स्टडी है, यहाँ पे जिन लोग को बहुत सुंदर सुंदर नोट्स चाहिए होता है तो सुंदर से नोट्स डिजाइंड है। इन केस यू लाइक सुंदरता, ओ डेफिनेशन दिया हुआ, कितने बढ़िया से दिया हुआ था वैसा वाला। ठीक है ना। उसके बाद जाके केस स्टडी में मारुति सुजुकी, तो मारुति का केस स्टडी दिया है कि मारुति में किस तरह से उसका FY23 से FY24, FY तो समझते होगे ना, फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, वो FY23 है।
और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तो 20% मारुति का सेल्स बढ़ा एंड इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 68%. Sales went up by 20%, operating profit went up by 68%. Hence, the degree of operating leverage was 3.4, very high. उसका फिगर्स दिखाया है, एग्जैक्ट फिगर्स जो यूज हुए हैं. सेल्स हैज गॉन अप फ्रॉम 1,17,522 करोड़ टू 1,40,932 करोड़ टेकन फ्रॉम मारुति का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मारुति के पीएल अकाउंट में जाके निकाला है. ठीक है, मारुति का वेबसाइट पे जाएंगे इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन में तो उसका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने मिल जाएगा, या फिर screener.in में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको दिख जाएगा फिगर्स. तो 1,17,000 से 1,40,000 जो है वो सेल्स हो गया, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कहाँ से कहाँ हो गया तो अकॉर्डिंगली चेक किया गया है. DOL फिर एक्सप्लेन किया क्यों हुआ क्या हुआ. सेकेंड केस स्टडी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, और इंडियन होटल्स का जो रेवेन्यू है दैट वेंट अप बाय 16.5% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 23.5%. रेवेन्यू वेंट अप बाय 16.5%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 23.5%. सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.42. 1.42 कमती है मारुति से. ठीक है, फिर से फिगर्स के साथ सपोर्ट किया है. व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड. ठीक है, समरी टेबल. तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर द एनालिस्ट. तो एनालिस्ट को फोरकास्ट करना पड़ता है कि सेल्स किस रेट से बढ़ेगा या गिरेगा, और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है या ऑपरेटिंग लेवरेज लो है. ठीक है, सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए परहैप्स टॉप डाउन अप्रोच लगाएगा कि इकोनॉमी, बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड होटल सेक्टर आर बोथ cyclical. Automobile and hotel sector are both cyclical. They are hugely dependent upon how the economy will perform. So accordingly, you require an analysis of the economy. तभी अपने इकोनॉमिक्स दिया गया है CFA करिकुलम में, where we study business cycles. तो बिजनेस साइकिल्स पढ़ाते इकोनॉमिक्स में, उसका इम्प्लीकेशन आता है इक्विटी में. समझ गए? तो इट्स ऑल रिलेटेड, ऑल द स्टफ इज रिलेटेड. एंड इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा, इंडस्ट्री, जिससे आपको सिक्लिकलिटी ऑफ द इंडस्ट्री ये सब पता चले, अलग अलग इंडस्ट्रीज का. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड करिकुलम फॉर दोज हु विल यूज प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विथ इट. ठीक है, लास्ट क्लास आपको केस स्टडी दिया गया था सॉल्व करने के लिए, वो स्लीपी आउल का, कि स्लीपी आउल प्राइस को इंक्रीज कर दिया. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू द ड्राइव एंड सॉ इट. आपको सॉल्व करना था क्वेश्चंस. ठीक है, स्लीपी आउल का सेकेंड वाला केस स्टडी दिया हुआ था कि स्लीपी आउल ने दाम को बढ़ा दिया तो क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका सारा नेट वर्किंग कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स सब फोरकास्ट करना था. यस, भूमि इज सेइंग सर आई सॉल्व्ड इट, वरुण इज सेइंग आई सॉल्व्ड इट, अनहद इज सेइंग आई सॉल्व्ड इट. सो यू विल हैव टू हैव द फायर विद इन यू. ठीक है, यू विल हैव टू हैव द फायर विद इन यू ऑफ सॉल्विंग इट इफ यू वांट टू गेट द प्रैक्टिकल इनसाइट्स. ठीक है, चलिए. सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज ये था. यस, इट वाज इजी, आई नो इट वाज इजी, देयर इज नो डाउट. ओके, नीचे लिखो एनालिस्ट एडवाइस, पैरा चेंज. एनालिस्ट एडवाइस, एनालिस्ट एडवाइस. आप एज एन एनालिस्ट रियल लाइफ में क्या करोगे? एनालिस्ट एडवाइस लिखते हुए समझना, मैं लिखा रहा हूं उसको रीडिंग करते हुए समझना. लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क डैश. पैरा चेंज फर्स्ट बुलेट, बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क ब्रैकेट में धंधे का रिस्क. यस, हिंदी में लिखना है, धंधे का रिस्क. दैट इज अनसर्टेनिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी सराउंडिंग P, Q, V, etc. अनसर्टेनिटी सराउंडिंग P, Q, V. P, Q और V का फुल फॉर्म समझे. P माने प्राइस पर यूनिट, Q माने क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स, V माने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन केस यू वांट टू राइट. P माने प्राइस पर यूनिट, Q माने क्वांटिटी और V माने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो P के चेंज होने के कारण, Q के चेंज होने के कारण, V के चेंज होने के कारण जो रिस्क है, डॉट डॉट डॉट, बिजनेस रिस्क इज मेजर्ड, डॉट डॉट डॉट,
business risk is measured dot 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 business risk is measured as the standard deviation of EBIT. Business risk is measured as the standard deviation of EBIT. सर मैंने तो standard deviation किया नहीं है, कोई बात नहीं है, feel लो volatility of EBIT. Business risk is measured as the standard deviation of EBIT. Okay, the volatility of EBIT, business risk, standard deviation of EBIT. Bracket close, अगर bracket चल रहा था तो bracket close, ये होता है business risk. Next bullet, financial risk. Next bullet, financial risk. Next bullet, financial risk. Bracket में risk arising due to the use of debt in business. Risk arising due to the use of debt in business. LOS number E. Risk arising from the use of debt in business. Dash LOS E. Risk arising from the use of debt in business. Dash LOS E. LOS E. तो दो तरह का रिस्क होता है, एक होता है धंधे का रिस्क और दूसरा होता है धंधा करने के लिए डेट कितना यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क. बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क. पैराचेंज. OL, ऑपरेटिंग लेवरेज, is a partial measure of business risk. OL is a partial measure of business risk. OL is a partial measure of business risk. जो EBIT चेंज होता है वो केवल क्वांटिटी के कारण चेंज नहीं होता है, प्राइस के कारण भी, वेरिएबल कॉस्ट के कारण भी, ठीक है, तीनों के कारण चेंज होता है. तो OL केवल मेजर करता है EBIT कितना चेंज होगा बिकॉज ऑफ Q, पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क. डॉट 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 वाई पार्शियल, डॉट 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 वाई पार्शियल, पार्शियल Q, वाई पार्शियल, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेनेशन. as mentioned above, business risk is the entire volatility of EBIT. Business risk is the entire volatility of EBIT. Business risk is the entire volatility of EBIT due to variations in. Business risk is the entire volatility of EBIT due to variations in P, Q and V. Due to variations in P, Q and V. Entire volatility of EBIT due to variations in P, Q and V. P, Q and V. But OL माने operating leverage. But OL only focuses on the variability of EBIT. But OL only focuses on the variability of EBIT due to changes in Q. OL only focuses on the variability of EBIT due to changes in Q. OL only focuses on the variability of EBIT due to changes in Q. Due to changes in Q. Due to changes in Q. तो वैसे अगर कोई बहुत ही एनालिटिकल स्टूडेंट ना आप लोगों में से, अगर बहुत ही एनालिटिकल स्टूडेंट आप लोगों में से, तो उसका ये डाउट बाद में आएगा जो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खुद ही क्लियर कर दिया है कि सर आप बोल रहे हैं कि मारुति का रेवेन्यू जंप किया और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप किया, पर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप किया 10,000 से लेके 17,000, वो केवल ज़्यादा कार बेचने की वजह से थोड़ी हुआ. मारुति अपना गाड़ी का दाम भी तो चेंज किया होगा. मारुति का वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैनल कॉस्ट, ये सब टायर का कॉस्ट, वो भी तो चेंज हुआ होगा. तो इसका मतलब सर ये जो चेंज हुआ है ना EBIT में, ये केवल Q की वजह से नहीं है, ये और भी फैक्टर्स की वजह से है. आप इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. तो मैं ये बोल रहा हूँ यस करेक्ट, एकदम करेक्ट है, बट मोटा मोटी बातचीत चल रही है, मोटा मोटी बातचीत चल रही है. देयर इज अ मोटा मोटी टॉक गोइंग ऑन. तो मेरा ज्ञान मेरे को ही मत मारना कि सर यू आर इनकरेक्ट. The EBIT which has changed has not changed only because of Q. It has changed because of price, because of cost, various factors. Therefore, it is actually business risk which you are labeling as OL. Yes, I am acknowledging. But चलेगा. और मैं बताता ही नहीं तो कैसे पता चलता? ठीक है, वो तो मेरे अंदर में कीड़ा है ना परफेक्शन का, तो because of which मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को. ठीक है, तो for the very analytical sound audience, ऑपरेटिंग लेवरेज इलास्टिसिटी है. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव डन इलास्टिसिटी इन +2. इलास्टिसिटी में सेट्रिस पेरिबस होता था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू Q. P शुड रिमेन कांस्टेंट, V शुड रिमेन कांस्टेंट, पर रियल लाइफ में सब कुछ चेंज होता है एंड एज अ रिजल्ट EBIT चेंज होता है. इज इट ओके? ये छोटा सा पॉइंट काम नहीं आएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर. आई होप इट इज फाइन.
आई होप इट इज फाइन, आई होप इट इज फाइन। अक्षरा तांबी, पूर्व शाह, तन्मय सिंगला। पैरा चेंज लिखिए। So if you are as an analyst, forecasting, the economy to boom, you are as an analyst forecasting the economy to boom, you are as an analyst forecasting the economy to boom, comma, you should allocate more towards cyclical, you should allocate more towards cyclical sectors, you should allocate more towards cyclical sectors, cyclical sectors like automobile, comma airline, comma hotels, automobile, comma airline, comma hotels, automobile, comma airline, comma hotels, and within those sectors into those companies, and within those sectors into those companies whose OL is high, and within those sectors into those companies whose OL is high, and within those sectors into those companies whose OL is high, whose OL is high, means, whose OL is high means, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोल दिया आदित्य, मेरे से मिस हो गया, मैं लिखा नहीं है जो बोला, ठीक है। अगर मिस हो गया आप छोड़ दो, आप नोट्स देख लेना। ओके, विद इन दोज सेक्टर्स इनटू दोज कंपनीज हुज ओएल इज हाई, विद इन दोज सेक्टर्स इनटू दोज कंपनीज हुज ओएल इज हाई, means whose fixed costs are high, whose fixed costs are high, because OL किसका हाई होगा, जिसका फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा। ओके, whose fixed costs are high, whose fixed costs are high। किसी का भी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ मिस हो गया होगा डिक्टेशन, तो इन दैट केस प्लीज नोट्स रेफर कर लीजिएगा ड्राइव से। whose fixed costs are high, whose fixed costs are high, whose fixed costs are high, ठीक है, दैट इज द एनालिस्ट एडवाइस। और ठीक उल्टा मैं लिखाऊंगा नहीं कि अगर आपको लगता है इकोनॉमी में रिसेशन होने वाला है तो सिक्लिकल सेक्टर में कमती इन्वेस्ट कीजिए, और सिक्लिकल में भी जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे उनमें उन कंपनीज को अवॉइड कीजिए जिनका ओएल हाई है, यानी कि जिनका फिक्स कॉस्ट हाई है। वो मैं उल्टा लिखाऊंगा नहीं, इट इज़ बट ऑब्वियस। अगर बूम का लिखा दिया तो रिसेशन का ऑब्वियस है, और जिसके लिए नहीं ऑब्वियस है उसके लिए ऐसे भी फायदा नहीं है लिखाने का, ठीक है। सो दैट वाज द टॉपिक, कंट्रीब्यूशन एंड ओएल, कंट्रीब्यूशन एंड ओएल, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, कंट्रीब्यूशन एंड ओएल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, economies of scale and economies of scope. This would be probably the last discussion in LOSD. Economies of scale and economies of scope, economies of scale and economies of scope. Okay, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलो कुछ वर्बल कैलकुलेशन करते हैं। वर्बल कैलकुलेशन, तैयार हो? तैयार हो क्या? वर्बल कैलकुलेशन कर रहे हैं, आर यू रेडी? कैल्सी के साथ वर्बल मतलब लिखा के नहीं करा, लिखा के बाद में कराऊंगा, पहले मेरे को फिगर्स अच्छा लगे फिर मैं लिखा दूंगा। ओके, कैल्सी वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, आई होप यू विल पार्टिसिपेट। चलिए, मारुति का एग्जांपल है। मारुति 1 लाख गाड़ी बेचा, 1 लाख गाड़ी बेचा लास्ट ईयर। वेरिएबल कॉस्ट पर कार इज 3000, वेरिएबल कॉस्ट पर कार इज 3000। 1 लाख गाड़ी बेचा, वेरिएबल कॉस्ट पर कार इज 3000, सॉरी 3 लाख, क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर कार इज 3 लाख। एक गाड़ी बनाने में मारुति का 3 लाख रुपया लगता है, 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर कार इज 3 लाख, ठीक है। एंड अदर देन दैट, प्रिया बोल रही है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं टीवी के अंदर से घुस के आपको कैलकुलेटर दूं? बाप रे बाप, ये लिखने का होता है कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं क्या करूं? डांट तो खाओगे ही, अगर बेवकूफ़ी वाला चीज़ लिखोगे तो डांट तो खाना ही है, ठीक है। तो कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, ठीक है।
Should I jump on the screen and give the calculator to you? Anyways, so 1 लाख गाड़ी मारुति ने बेचा और 3 लाख पर कार का वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया करोड़ पे बताओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया करोड़ पे बताओ, कैलसी के बिना भी कैलकुलेट कर सकते हैं करोड़ पे। 1 लाख गाड़ी है और 3 लाख पर कार वेरिएबल कॉस्ट, तो इन दैट केस सर मैं कॉपी में कर लूंगी, ठीक है आप कॉपी में कर लीजिएगा। 3000 करोड़ आया, 3000 करोड़, तो 3000 करोड़ इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भूमि का 3.1 करोड़ आ रहा है, कोई हालत में नहीं आ रहा है, इट इज 3000 करोड़। 1 लाख इंटू 3 लाख इज 3000 करोड़, 1 लाख इंटू 3 लाख इज 3000 करोड़। सौरभ कुमार का 3.12 करोड़ आ रहा है, मैंने मेरे को मन कर रहा है ना काश मेरे सामने होते हो मैं सीखता कैसे आ रहा है। अजय हेमंत का 3.1 करोड़ आ रहा है। 1 लाख इंटू 3 लाख, 1 लाख में 5 जीरो, 3 लाख में 5 जीरो, 1 इंटू 3 टोटल में 10 जीरो, 10 जीरो मतलब 3000 करोड़। ओके 3000 करोड़, तो 3000 करोड़ जो है दैट इज द मारुति का टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और सपोज फिक्स्ड कॉस्ट है 500 करोड़, फिक्स्ड कॉस्ट है 500 करोड़, तो 3500 करोड़ टोटल कॉस्ट है, 3500 करोड़ टोटल कॉस्ट है, 3500 करोड़ टोटल कॉस्ट है। अब्दुल बोल रहा है मेरा कैलसी में इतना आ रहा है, तो अब्दुल तुम गलत कर रहे हो, कैलसी में कुछ नहीं करना था इसमें, 1 लाख इंटू 3 लाख करना था। 1 इंटू 3 क्या होता है 3, 3.1 कैसे आएगा, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 3 कैनॉट बी 3.1 इन एनी कैलसी मैन्युफैक्चर्ड ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। तो 3 के बाद 10 जीरो, उसको आप मिलियन बिलियन करोड़ में जो ही बोलो, हम लोग करोड़ में बोले 3000 करोड़, ठीक है, लिखाते समय और कर लेंगे। तो 3000 करोड़ जो है वो अपना ये आया, क्या बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट 500 करोड़ है, तो 3500 करोड़ इज द टोटल कॉस्ट, 3500 करोड़ इज द टोटल कॉस्ट। अब सपोज मारुति का सेल्स 2 लाख गाड़ी हो जाता है, 2 लाख कार्स, मारुति का सेल्स 2 लाख कार हो जाते हैं, तो 2 लाख कार हो जाता है, तो 2 लाख इंटू 3 लाख इज इक्वल टू 6000 करोड़, 2 लाख इंटू 3 लाख इज इक्वल टू 6000 करोड़, तो 6000 करोड़ जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम 500, तो 6500 करोड़, 6500 करोड़ मारुति का टोटल कॉस्ट हो गया 6500 करोड़, तो 500 रिमेन्स 500, ठीक है 6500 करोड़। तो पहले 3500 करोड़ आया था, अब 6500 करोड़ आया। चलो निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, 3500 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख, 3500 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ रहा है, 3500 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख, लोग संभाल नहीं पा रहे। ओके तो करना चाहिए 3500 डिवाइड बाय 0.01, 3500 डिवाइड बाय 0.01, बिकॉज 3500 करोड़ है तो 1 लाख को भी करोड़ में ले लो ना। 3500 डिवाइड बाय 0.01 इज व्हाट 3,50,000 पर कार, 3,50,000 पर कार। और बाद में आया 6,500 करोड़ 2 लाख गाड़ी का, तो 6,500 डिवाइड बाय 0.02, 6,500 डिवाइड बाय 0.02, 6,500 डिवाइड बाय 0.02, 6,500 डिवाइड बाय 0.02 आई थिंक आ रहा है 3,25,000, ठीक है। लिख के कर लेते हैं, लोग फिगर संभाल नहीं पा रहे, तो मैं समझ गया आगे से भी को लिखा के ही कराना है। एक सेकेंड, ओके टॉपिक चल रहा है अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में एग्जाम्पल मारुति, बेस ईयर, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड 1 लाख,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 lakh. Therefore, total variable cost is equal to, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 क्या होगा 3 और उसके बाद 10 जीरो, तो 10 जीरो का मतलब 3000 करोड़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 500 करोड़. Therefore, total cost 3500 crore. Therefore, average cost, that is cost per unit, equal to 3500 crore divided by Q. Q माने 1 lakh cars. तो दिस इज कमिंग टू, अगर लैक्स में करें, दिस इज कमिंग टू 3,50,000 कॉस्ट पर कार. 3,50,000, 3,50,000. नेक्स्ट, तन्मय किसी और ही धुन में है, इस पता चलेगा उसको क्या धुन है. नेक्स्ट ईयर number of cars 2 lakh, variable cost per unit 3 lakh. तो अकॉर्डिंगली ये हो गया 6,000 करोड़, टोटल फिक्स कॉस्ट 500 करोड़, तो 6,500 करोड़. तो एवरेज कॉस्ट इस 6,500 डिवाइड बाय 2 लाख गाड़ी. 6,500 करोड़ डिवाइड बाय Q, Q माने 2 लाख गाड़ी, इक्वल टू 3,25,000. सो यू कैन सी कॉस्ट पर यूनिट गिर गया है. तो यू कैन सी कॉस्ट पर यूनिट हैज़ फॉलन डाउन. 3,50,000 से 3,25,000 हो गया है. कॉमन सेंस है, क्योंकि वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रह गया ना. ओके तो कॉस्ट पर यूनिट गिर गया. इसके लिए मैथ्स का ज़रूरत नहीं था, मैंने ऐसे ही मैथ्स से करा दिया. तो मैथ्स वाइज क्या दिखा, जब भी अपने नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बेचेंगे अपना कॉस्ट पर यूनिट कम होगा. इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हेन यू सेल मोर योर कॉस्ट पर यूनिट विल कम डाउन. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और ये कौन से कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, यानी जिस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है उसको और ज़्यादा फायदा होगा. रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट विल बी हायर. सो एज Q increases, average cost decreases. If you sell more, comma, cost per unit falls. This is known as economies of scale. This is known as economies of scale. This is known as economies of scale. Of course, सुवजित सेन बोल रहा है कि सर एक काम करते अपने 3 लाख को टच नहीं करते, वो तो पर यूनिट पता ही है, केवल जो 500 करोड़ को नंबर ऑफ कार से डिवाइड कर देते. तो एक बार 0.5 आ रहा है, एक बार 0.25 आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली 3.5 और 3.25 एकदम सही है, नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट पता ही था, फिक्स्ड कॉस्ट को केवल पर यूनिट निकाल लेते और उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ऐड कर देते, तब भी सेम रिजल्ट आता. यस सुवजित सेन, यू आर करेक्ट. आप लोग समझ गए सुवजित सेन क्या बोला. बोला फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, केवल उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट ही है. तो पहली बार 500 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख, तो 500 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख,
इज 50,000, तो इसलिए 3,50,000। सेकेंड वाला 500 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख, 25,000, तो 3,25,000। आई ओके? कोई का जवाब नहीं आ रहा है, प्रिया का खासकर जवाब नहीं आ रहा है। $500 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख इस 50,000। 500 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इस 25,000, तो 3 लाख तो था ही। 3,50,000, 3,25,000। अमित केडिया बहुत खुश हुआ है सुभोजीत सेन से, दोनों का नंबर्स एक दूसरे को शेयर कर दूंगा, ये बन गई जोड़ी। समझ गए? 500 करोड़ बाय 1,50,000, 500 करोड़ बाय 2,25,000, और बाकी तो वेरिएबल कॉस्ट है ही। आप वैसे लिख लो नीचे में, हिंट सुभोजीत सेन, हिंट सुभोजीत सेन कि लेट्स कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एंड ऐड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 500 करोड़ बाय 1 लाख 50,000 प्लस 3 लाख 3,50,000, 500 करोड़ बाय 2 लाख 25,000 ऐड 3 लाख 3,25,000। तो दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब समझ गए तो, कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी होने से कॉस्ट पर यूनिट गिरता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आते हैं अपने इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो ये मारुति का एग्जाम्पल था इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। एग्जाम्पल अमेजॉन इंडिया, एक है उसका ई कॉमर्स और एक है उसका AWS यानी क्लाउड प्लेटफॉर्म। अमेजॉन का मैं दो ही चीज़ ले रहा हूँ, एक हो गया ई कॉमर्स, एक हो गया AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म। सर आप अमेजॉन प्राइम नहीं लिए? मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरा मन। ये दोनों को रन करने के लिए कॉमन IT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाहिए, सपोज उसका कॉस्ट है $2 बिलियन पर एनम, $2 बिलियन पर एनम। सब आप बिलियन में बात कर रहे हैं और डॉलर्स में, यस बिकॉज अमेजोन की बात हो रही है ना। मारुति में इंडियन कंपनी थी, मैं करोड़ों में बात कर रहा था, रुपया में। ठीक है, तो अमेजोन को IT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दोनों रन करने के लिए। सपोज IT इंफ्रास्ट्रक्चर का सालाना कॉस्ट इज $2 बिलियन पर ईयर, $2 बिलियन। उसके अलावा ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स का जो धंधा है वो रन करने के लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो लगता है रनिंग द शो, वो सपोज $1 बिलियन है, और जो AWS का शो रन कर रहे हैं उसका वेरिएबल कॉस्ट $1.5 बिलियन है। ओके, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर IT इंफ्रा और ये रनिंग द शो। IT इंफ्रा $2 बिलियन, रनिंग द शो $1 बिलियन। इसमें $2 बिलियन, रनिंग द शो में $1.5 बिलियन। तो अगर ये दोनों कर रहे हैं, दोनों, तो $2 बिलियन प्लस $2.5 बिलियन, टोटल काम $4.5 बिलियन में हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। IT इंफ्रा शेयर हो गया, IT इंफ्रा दोनों काम में शेयर हो गया। ऑफ कोर्स यू कैन आर्ग्यू कि सर थोड़ा तो बढ़ेगा ही, वो एक अलग बात है, अपने यहाँ पे एसेंस समझ रहे हैं। पूर्व शाह बोल रहा है रनिंग द शो समझ में नहीं आया। तो पूर्व जैसे मारुति है, उसको अगर गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसको लेबर को हायर करना पड़ेगा,
वो सब में जो कॉस्ट लगता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो रनिंग द शो का कॉस्ट होता है। वैसे ई कॉमर्स में अमेजोन है, तो ई कॉमर्स में आप ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी होता है आपके घर पे, वो सारा जो कॉस्ट लगता है वो सारा रनिंग द शो वेरिएबल कॉस्ट है। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, रनिंग द शो वाला मोटा मोटी। आईटी इंफ्रा वाला शेयर्ड रिसोर्सेज है, तो 2 और 2 4 बिलियन नहीं लगा, पर रनिंग द शो वाला सेपरेट कॉस्ट है जो 1 + 1.5 $2.5 बिलियन हो गया। तो टोटल काम 6.5 बिलियन के बजाय 4.5 बिलियन में हो गया। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। चिराग बोल रहा है आईटी इंफ्रा इज द सेम फॉर बोथ ई कॉमर्स एंड AWS। मेरे एग्जाम्पल में इट इज सेम। हो सकता है वो 2 के बजाय 2.5 बिलियन लगेगा, ठीक है। तो वो तो बच्चे की जान मत लो। आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग सिंपलिस्टिकली, ठीक है। तो आईटी इंफ्रा दोनों में शेयर हो गया, तो मैंने 2 बिलियन रखा, और वो जो अलग से जो चाहिए होता है उन दोनों शो को रन करने के लिए वो ऐड कर दिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इसी को बोलते हैं कि अगर हम लोग CA CFA FRM पढ़ाते हैं, अगर उसके साथ साथ ACCA चालू कर दे, सीमा चालू कर दे, CPA चालू कर दे, तो भी बहुत सारे कॉस्ट तो हमारे शेयर हो जाएंगे ना, बहुत सारे रिसोर्सेज सेम होंगे, तो अकॉर्डिंगली वो कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप डील्स विथ selling multiple product, multiple services, multiple product lines and sharing the resources. तो economies of scope का मतलब क्या हो गया? When you increase the number of product offerings / services, comma, many of the resources get shared across the firm. Many of the resources get shared across the firm. That is the meaning of economies of scope. Scope का मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहे हैं, बट दे आर एंजॉइंग द सेम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस सेम है, 2 हेड ऑफिस लेना नहीं पड़ा। हम लोग ACCA सीमा चालू कर दिए, तब भी हम लोग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम काम आ गया, तो कॉस्ट बढ़ा ही नहीं और रेवेन्यू बढ़ गया। दैट्स कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ये क्यों काम आता है? बिकॉज जिस कंपनी में इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है, वो प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने वाला है, तो एनालिस्ट लोग फोरकास्ट करते समय समझ जाते हैं कि उनका कॉस्ट उतना राइज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, तो कॉस्ट प्रोजेक्शन में काम आता है। वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का बनता है, कॉमन सेंस की बात है, मैं केवल फिगर्स और रियल लाइफ से बता रहा हूँ। So this is what was needed to be shared. Full screen. तो एक तो था अपना कंट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, और दूसरा था अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अनहद आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर में और एग्जाम्पल चैट GPT के हेल्प से ले सकते हो। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है मारुति का, अमेजोन का, उसको और बढ़िया कर सकते हो GPT के हेल्प से कि GPT माई टीचर टॉट इकोनॉमीज ऑफ स्कोप विद द हेल्प ऑफ AWS and Ecom. I felt that he took IT infrastructure same $2 billion. That was unrealistic. Can you give me a more realistic example so that I feel more comfortable? ठीक है, तो आपको जो मन चाहे आप कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज हर एक चीज़ का मैं केस स्टडी कैसे शेयर करूँगा, ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंटेशन आपके तरफ से भी होना पड़ेगा। दैट एंड्स द डिस्कशन ऑफ LOSD. LOSD पूरी तरह से कॉन्कर हो गए। ओके, उसका क्वेश्चंस अपने कल करेंगे। मैंने इंडिकेट किया था कि आई हैव अ seminar at Xavier's University, Newtown. In the morning, it's far away from here. So therefore, morning में जो class होती है वो नहीं हो पाएगी. Okay, possibly evening में around 6 PM or 5:30 PM, we'll try to pitch in a class for question solving. Okay, questions. केवल question solving class होगी, हो सकता है आधी घंटा 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाए। Okay, LOSD से connected. और फिर ट्यूसडे को अपने मिलेंगे फेस टू फेस दोपहर वाले टाइमिंग में, ठीक है। चलिए।
बाय।